अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी तालूत। नेक्स्ट एपिसोड। तालूत घुंघरियाले और स्याह बालों वाला एक बलोच और मैं एक ईरानी मालूम होता था। सुनो, तालूत ने मुझसे कहा, तुम एक ईरानी नौजवान हो और मैं एक बलोची नौजवान। हम दोनों का धंधा कराची में है। तुम्हारा नाम सुलेमान अहमद है और मेरा नाम इनामुल्ला, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है इनामुल्ला साहब, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। और हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। किधर चलूं? मैंने तालूत से पूछा। गोल मार्केट, नाज़माबाद, तालूत ने कहा। और ज़रा देर बाद हम नाज़माबाद की गोल मार्केट पहुंच गए। तालूत की हदायत पर मैंने गाड़ी एक जगह पर पार्क कर दी। मैं और तालूत गाड़ी से उतर पड़े। तालूत मेरे आगे आगे चल रहा था और तब मैंने उस शख्स को देखा जिसका दिया हुआ 100 रुपये का नोट तालूत ने क्यूम के सेल्समैन से लेकर अपने पास रख लिया था। वो एक जनरल स्टोर में दाखिल हुआ। अब हमें साय की तरह इस आदमी के पीछे लगा रहना है, तालूत ने कहा। और हम दोनों भी उसी जनरल स्टोर में दाखिल हो गए। हमारे सामने इस शख्स ने दुकान के सेल्समैन से स्याह बूट पॉलिश की एक डिब्बिया तलब की और फिर 100 रुपये का एक नोट निकाल कर दिया। सेल्समैन ने खामोशी से उसे बाकी रकम वापस कर दी। उसके दुकान से बाहर निकलने से पहले हमने एक साबुन की टिकिया खरीदी और पैसे देकर जल्दी से बाहर आ गए। अब वो शख्स एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान में दाखिल हो रहा था। यहाँ आकर उसने एक टूथपेस्ट खरीदा और फिर 100 रुपये का नोट निकाल कर दिया। दुकानदार ने उसे कहा कि अगर उसके पास खुले पैसे हों तो दे दे, लेकिन उस शख्स ने कहा कि उसके पास खुले हुए पैसे नहीं हैं। मजबूरन दुकानदार ने उसे बाकी पैसे वापस कर दिए। अब उसका रुख अगली दुकान की तरफ था। यहाँ भी उसने एक शेविंग स्टिक खरीदी और 100 का नोट दिया, लेकिन इस बार उसने एक नज़र हम दोनों को गौर से देखा। गालिबन उसे शुबा हो गया था कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो जल्दी से दुकान से बाहर निकल गया और तालूत की हदायत पर हम लोग दुकान के पीछे गली में जाकर मख्फी हो गए और दोबारा सामने आ गए। वो शख्स उससे अगली दुकान के आगे खड़ा हुआ था और गौर से चारों तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें में गालिबन हम लोगों को तलाश कर रही थी, लेकिन जाहिर है हम उसे कहाँ नज़र आ सकते थे। वो कई मिनट तक इधर उधर देखता रहा और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि हम आसपास कहीं मौजूद नहीं हैं, तो वो फिर एक करीबी दुकान में घुस गया। हम उसके पीछे थे, लेकिन उसकी नज़रों से ओझल। दुकान में दाखिल होने के बाद उसने चारों तरफ गौर से देखा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो दुकान में रखी हुई अशिया को देख रहा हो, लेकिन दर हकीकत वो हम लोगों को देख रहा था। चंद मिनट की जस्तजू के बाद वो मुतमईन हो गया। उसने दुकानदार से 4 अदद बॉल पॉइंट खरीदे और फिर 100 रुपये का एक नोट निकाला। बात अब साफ तरीके से मेरी समझ में आ रही थी। वो शख्स मुख्तलिफ दुकानों से जितनी भी अशिया खरीद रहा था, वो सब बहुत मामूली मालियत की अशिया थी और हर दुकान पर वो 100 रुपये का एक नोट निकालता था। इसका मतलब ये था कि उसका असल मकसद अशिया की खरीदारी नहीं है, बल्कि नोट भिन्नाना है। वो बड़े नोटों को छोटे नोटों में तब्दील कर रहा था। उसने गोल मार्केट की 10 दुकानों से 100 रुपये के नोट खुले कराए। ना मालूम वो इससे पहले और कितनी जगहों की दुकानों से नोट खुला चुका था। अब वो सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी की तरफ बढ़ा। ये नीले रंग की एक नए मॉडल की टोयोटा गाड़ी थी। अब ये इस गाड़ी में बैठकर चलेगा, तालूत ने कहा। हमें इसके पीछे चलना है। अभी ये नहीं मालूम कि ये कहाँ जाएगा, मगर गुमान गालिब ये है कि अब ये किसी और मार्केट का रुख करेगा। बहरहाल जहाँ भी ये रुके तुम भी रुक जाना। हम लोग मख्फी होकर इसका पीछा जारी रखेंगे। जैसे ही उस शख्स ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, हम एक किनारे जाकर अपने ज़ाहरी हुलियों में आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। उस शख्स ने अपनी खरीद करदा छोटी मोटी अशिया का पैकेट पिछली सीट पर डाल दिया था। जहाँ ऐसा एक पैकेट पहले से पड़ा था, वो नाज़माबाद की मेन रोड पर आ गया और पेट्रोल पंप, 10 नंबर लालू खेत, हसन स्क्वायर और यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ शहीद मिल्लत रोड पहुंचा। यहाँ से वो तारिक रोड पर आ गया और उसने एक बगली गली में गाड़ी पार्क कर दी। हम सीधे आगे निकल गए और हमने अगली गली में जाकर अपनी गाड़ी पार्क की और वहाँ से मख्फी होकर दोबारा इस तरफ वापस आ गए। अब वो शख्स मेन रोड पर एक दुकान में दाखिल हो रहा था। हम उसके पीछे थे। वो तकरीबन 1.5 घंटे तक तारिक रोड की मुख्तलिफ दुकानों से छोटी मोटी चीज़ें खरीदता रहा और उसने 100 रुपये के 15 नोट भिन्नाए। हर दुकान पर वो 100 रुपये का एक नोट निकालता। गोल मार्केट से लेकर तारिक रोड तक उसने 100 रुपये के 25 नोट खुलाए थे और मजमूई तौर पर उसकी खरीदारी 200-250 रुपये से ज़्यादा की नहीं हुई थी। अब मैं उसके चक्कर को पूरे तौर पर समझ चुका था। गो कि अभी तालूत ने उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। बिलाखिर तारिक रोड से अपनी खरीदारी ख़त्म करके वह शख्स इस गली की तरफ बढ़ा जहां उसने अपनी कार पार्क की थी। अब हमें अपनी कार में बैठकर उसका मुसलसल पीछा करना है, तालूत ने कहा। अगर किसी वक्त ट्रैफिक सिग्नल के बंद हो जाने या किसी और वजह से उसकी गाड़ी तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाए तो फिक्र न करना, रासिम फ़ौरन इसकी सही निशानदेही कर देगा। हम दोनों एक बगली गली में जाकर अपने ज़ाहरी हुलियों में आ गए और अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। उस शख्स की गाड़ी मेन तारिक रोड पर आ गई थी। मैंने उसको अपनी नज़र में रख लिया था। वह शख्स तारिक रोड से होता हुआ बाएं हाथ को मुड़ा और वहां से फिर बाएं हाथ को मुड़कर गोट की तरफ से होता हुआ रेलवे लाइन को क्रॉस करके थोड़ी सी दूर जाने के बाद एक बड़े से मकान के सामने रुक गया।
तालूत की हदायत पर मैंने भी गाड़ी रोक दी। उस शख्स ने गाड़ी मकान के गेट के सामने लगाकर कई दफ़ा हॉर्न बजाया और फिर अंदर से किसी ने गेट खोल दिया। उसने गाड़ी अंदर दाखिल कर दी और इसके साथ ही हम दोनों भी बिन बुलाए मेहमानों की तरह गाड़ी के पीछे पीछे अंदर घुस गए। जिस शख्स ने गेट खोला था वो कोई पठान चौकीदार था, जिसने हैरत से हमें देखा और फिर बोला, तुम कैसे अंदर आया? तुम्हारा और क्या काम है? अरे हम तुम्हारे साहब के साथ आया नहीं, तालूत ने बिगड़े हुए लहजे में अकड़ कर जवाब दिया और चौकीदार खामोश होकर गेट बंद करने लगा। इस असना में वो शख्स गाड़ी में से निकलकर उसे लॉक कर चुका था। उसकी नज़र हम दोनों पर पड़ी जो गेट के अंदर कुछ फासले पर खड़े हुए थे। उसके चेहरे पर बैक वक्त हैरत और खौफ के जज्बात नमूदार हो गए। उसने हमें पहचान लिया था। तुम लोग कौन हो और अंदर कैसे आ गए? उसने पूछा, लेकिन उसके लहजे में गर्मी या गैज़ो गज़ब नहीं था, बल्कि इसकी बजाय एक किस्म की घबराहट और परेशानी सी थी। चौकीदार इस असना में गेट बंद करके किसी और तरफ चला गया था। अरे सेठ, आज तो तुमने बड़ा अच्छा धंधा किया है, तालूत ने टेढ़ी मेढ़ी जुबान बोलते हुए कहा। अपन तुम्हारे को गोल मार्केट से तारिक रोड तक देखता चला है। तुमने कोई 2,500 रुपये का धंधा तो कर ही लिया है। कुछ अपन के साथ भी बात करो ना सेठ, अपन लोग का भी यही धंधा है। कौन सा धंधा और कैसा धंधा? उस शख्स ने खौफजदा लहजे में कहा। मैं तो खरीदारी करने गया था। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे काहे का गलत फहमी सेठ, तालूत ने कहा। अपन कोई बेवकूफ़ नहीं है, हम भी 5-6 साल से यही धंधा करते हैं। तुम हमारे साथ बात करो ना सेठ। ये तुम जाली नोट चलाने के लिए एक दुकान जाता फिरता है, ये चक्कर ख़त्म करो। हमारे साथ बात करो तो कोई तुम्हारा भी भला होवे, तो कोई अपन का भी भला होवे। अंदर आ जाओ, उस शख्स ने आहिस्ता से कहा और हमें साथ लेकर घर के ड्राइंग रूम में आ बैठा। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और वही चौकीदार सामने मौजूद था जिसने गेट खोला। उसे अब वाकई यकीन आ गया था कि हम लोग उसके साहब के मेहमान हैं। उस शख्स ने हम लोगों के अंदर दाखिल होने के बाद ड्राइंग रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। हाँ, अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा? उसने तालूत से मुखातिब होते हुए कहा। और तुम्हारे साथ ये दूसरा आदमी कौन है? अपुन का नाम इनामुल्लाह है सेठ, मगर अपुन के यार दोस्त अपुन को अनामू बोलते हैं और ये अपुन का बिजनेस पार्टनर है, इसका नाम सुलेमान है। क्या बिजनेस करते हो? उस शख्स ने गहरी आंखों से तालूत का जायजा लेते हुए कहा। अपुन का असल धंधा खलीज के मुल्कों में पाकिस्तानी करेंसी की स्मगलिंग है, तालूत ने इत्मीनान से कहा। और इस धंधे में जाली करेंसी भी खूब चल जाता है सेठ। हमने तुम्हारे को गोल मार्केट में देखा और हम समझ गया कि तुम अपनी लाइन का आदमी है। अभी बोलो, अगर कोई सौदे मौदे का बात हमारे साथ करते हो तो बताओ। तुम और दुकान दुकान फिरने की मुसीबत से बचेगा तो हम भी इधर और 2 पैसे कमाएगा। लेकिन मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम लोग पुलिस के आदमी नहीं? उस शख्स ने तालूत की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अपुन अगर पुलिस मोलिस का आदमी होता तो इस वक्त इधर नहीं होता, थाने में होता। ये देख। और इसके साथ ही तालूत ने अपनी जेब से 100 रुपये का वो नोट निकाला जो उसने क्यूम की दुकान से हासिल किया था। ये हमने उधर से लिया जहाँ से तुम शेव का ब्लेड का पैकेट खरीदा था। तुम्हारे को ताने ले जाने के लिए ये बहुत काफ़ी था। अभी तुम अपनी तसल्ली के लिए इसे अपने पास रख लो। हमारी बात का भरोसा करो, हम पुलिस मोलिस का आदमी नहीं है, हम भी धंधे वाला आदमी है। और ये कहकर तालूत ने वो नोट उस शख्स के आगे डाल दिया। उसने वो नोट उठाकर अपने पास रख लिया और अपनी जेब में से 50-50 रुपये के 2 नोट निकालकर तालूत को दे दिए। तालूत ने वो नोट ले लिए। कितना माल खरीदोगे और क्या रेट लगाओगे? उस शख्स ने पूछा। अभी फ़ौरन तो हमारे को 50,000 रुपये चाहिए, तालूत ने कहा, और रेट हम देंगे 100 का 50। अगर तुम कल शाम तक 50,000 के जाली नोट लाता है तो हम 25,000 में तुमसे खरीदता है, लेकिन ये रेट ज़रा कम है। उस शख्स ने दबी जुबान से कहा। अरे कम किधर से अरे सेठ, तालूत ने कहा। यह भी तो देख कि हम तुम्हें कितनी मुसीबत से बचाएंगा। अभी तुमने सारा दिन खराब किया और कितने का धंधा किया? 2,500 का। हम तुम्हें 50-50 का धंधा बोलता है। अगर सौदा करते हो तो कल ही 50,000 दे दो। ऐसा करो 100 के 55 लगा लो। उस शख्स ने कहा। मैं कल ही तुम्हें 50,000 का बंदोबस्त किए देता हूँ। चलो मंजूर है सेठ, तालूत ने कहा। अब अपना तारुफ भी तो कराओ। मेरा नाम करीम है, अब्दुल करीम सुबहानी, उस शख्स ने जवाब दिया। ये मकान तुम्हारा ही है सेठ? तालूत ने पूछा। अजी बस तुम्हारा ही है, अपना क्या है? अब्दुल करीम ने हंसते हुए कहा। अच्छा चाय पियोगे या ठंडा? तकल्लुफ़ नहीं करो करीम भाई, तालूत ने दांत निकालते हुए कहा। अरे नहीं, करीम ने उसकी बात काटते हुए कहा। इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं, तुम अपनी पसंद बता दो। अपन को ठंडा चलेगा करीम भाई। अरे सुलेमान, तुम भी तो कुछ बोलो नहीं, तालूत ने मुझसे कहा। मैं भी ठंडा ही पी लूँगा, मैंने कहा। करीम उठकर बाहर चला गया। मैं और तालूत एक दूसरे की तरफ देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराए, लेकिन हमने आपस में कोई बात नहीं की। चंद मिनट बाद अब्दुल करीम वापस आ गया। वो दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गया। अभी तो देखो करीम सेठ, कल तो हमारे को 50,000 रुपया चाहिए और इसके 2 दिन बाद हमारे को 4 लाख और चाहिए होगा। तुम बंदोबस्त करेगा? 4 लाख? अब्दुल करीम ने हैरत से कहा। और वो भी 2 दिन बाद? हाँ सेठ, तालूत ने जवाब दिया।
अपुन तुमको बोलना ना कि अपुन खलीज के मुल्कों में धंधा करते हैं, इधर से फिर ये करेंसी ना जाने कहाँ कहाँ चली जाती है। अभी आज से 4 दिन बाद हमारा एक लॉन्च इधर कराची से जाने वाला है, उसमें हमें रकम भिजवाना है। बड़ा अच्छा हुआ सेठ के हमारा तुम्हारा मुलाकात हो गया। अभी बोलो कि तुम बंदोबस्त कर सकते हो या नहीं। अपुन के पास 2-1 पार्टियाँ और भी हैं। नहीं नहीं, तुम्हें किसी दूसरी पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, अब्दुल करीम ने जल्दी से कहा। हम बंदोबस्त करेंगे मगर रेट वही होगा, 100 का 55। चलो तुम्हारा मर्जी है करीम भाई, 100 का 55 भी चलेगा। अभी ये बताओ कि कल तुमसे मुलाकात किधर होगा, क्या हम लोग इधर ही आवे? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब्दुल करीम ने जवाब दिया। कल शाम के 4 बजे तुम इधर ही आ जाओ, मैं तुम्हारी चीज़ तुम्हें दे दूंगा और तुम मेरी चीज़ मुझे दे देना। ठीक है सेठ, तालूत ने जवाब दिया। इस असना में एक लड़का कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ले आया था। हम लोगों ने ठंडी बोतलें पी और फिर तालूत बोला, अच्छा सेठ अब हमारे को इजाज़त दो, कल शाम को ठीक 4 बजे हम इधर आएंगे, माल तैयार रखना। बिल्कुल फिक्र न करो, अब्दुल करीम ने कहा, माल तैयार मिलेगा। हम दोनों बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हो गए, जो अब्दुल करीम के मकान से काफ़ी दूर खड़ी हुई थी। यह तो कोई बड़े ऊंचे पैमाने का जालसाज मालूम होता है, मैंने आहिस्ता से तालूत से कहा। और यकीनन ये तनहा नहीं होगा, इसके साथ और लोग भी होंगे। जाली नोट छापना इतना आसान काम तो नहीं है, इनका अपना कोई खुफिया प्रेस भी होगा, कोई ना कोई मशीन मैन भी होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तालूत ने जवाब दिया। जी तो यही चाहता है कि इन सारी बातों का पता हम दोनों अपने तौर पर और खालिस अपनी जद्दोजहद के ज़रिए चलाए, लेकिन वक्त कम है। हमारी यूरोप रवानगी में 4-5 दिन रह गए हैं और अभी बहुत से काम बाकी हैं, और जाने से पहले इन बदमाशों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। इसलिए मालूमात की फराहमी के लिए हमें ज़्यादातर रासिम की मदद लेनी पड़ेगी और इन लोगों के मुकद्दर को अदालत के हवाले करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम अपने तौर पर कुछ मालूम तो करें, मैंने दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए कहा। यूँ करते हैं, हम यहाँ से तो अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं, ताकि अगर अब्दुल करीम खुद या उसका कोई आदमी हमारी निगरानी कर रहा हो तो उसे पता चल जाए कि हम लोग यहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ से दूर किसी जगह गाड़ी खड़ी करके मख्फी होकर इस घर में दोबारा दाखिल होंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या नक्शे हैं, ज़रा लुत्फ़ रहेगा। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया। काफ़ी दूर आगे ले जाकर हमने एक तंग सी गली में गाड़ी को पार्क किया और वहाँ से निकलकर मख्फी हो गए। तालूत ने मेरा हाथ थामा और चंद मिनट के अंदर अंदर हम दोबारा अब्दुल करीम के घर के सामने खड़े हुए थे। घर का गेट बंद था, लेकिन इत्तेफाक से यानी उसी वक्त एक गाड़ी गेट के बाहर आकर रुकी और उसने हॉर्न दिया। चौकीदार ने गेट अंदर से खोल दिया और हम दोनों जल्दी से गाड़ी से बचते हुए अंदर दाखिल हो गए। गाड़ी मकान के अहाते में जाकर रुक गई। उसमें से एक दुबला पतला सा आदमी निकला, जिसकी शक्ल बिल्कुल लूमड़ी जैसी थी। चौकीदार ने इस शख्स को सलाम किया, गोया वो उसके लिए नया आदमी नहीं था। इसके बाद चौकीदार अंदर चला गया। नौवारिद को उसने ड्राइंग रूम में बैठा दिया। हम भी ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। ये वही ड्राइंग रूम था जहाँ से कुछ देर पहले हम उठकर गए थे। चंद मिनट के बाद अब्दुल करीम अंदरूनी दरवाजे से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम याकूब भाई, उसने नौवारिद को देखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, याकूब ने जवाब दिया। आज की मुहिम कैसी रही? बड़ी शानदार रही याकूब भाई, अब्दुल करीम ने हंसते हुए कहा। मैंने 30 नोट चला दिए, गोया 3000 रुपये का धंधा हो गया। मैंने भी कोई 2500 का धंधा कर लिया, याकूब ने कहा। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं याकूब भाई, अब्दुल करीम ने जवाब दिया। किसी को शुबा तक नहीं हुआ, और जिन्हें शुबा हुआ उनसे हमें ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचने वाला है। क्या मतलब? याकूब ने चौंक कर पूछा। इसके जवाब में अब्दुल करीम ने हम दोनों के साथ अपनी मुलाकात की पूरी तफसील याकूब को बता दी। याकूब बड़े शौक के साथ ये दास्तान सुनता रहा। यार कोई पुलिस के टुल्ले तो नहीं है? याकूब ने पूछा। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, अब्दुल करीम ने कहा। अगर वो लोग पुलिस वाले होते तो मुझे रंगे हाथों पकड़ सकते थे। और फिर उस शख्स ने मुझे 100 रुपये का वो जाली नोट खुद ही वापस कर दिया जो उसने किसी दुकानदार से लिया था। तो गोया कल वो लोग 50,000 के जाली नोट खरीदने आएंगे शाम को 4 बजे, और इसके 2 दिन बाद उन्हें 4 लाख के नोट चाहिए, याकूब ने खुश होते हुए कहा। हाँ याकूब भाई, अब्दुल करीम ने कहा। कोई तगड़ी पार्टी मालूम होती है, मिडल ईस्ट में धंधा करती है। मुझे स्टॉक देखना पड़ेगा, याकूब ने कहा, और अगर कुछ कमी हुई तो उसे फौरी तौर पर पूरा करके 4 लाख के नोटों की तादाद मुहैया करना पड़ेगी। वैसे अभी बीच में 3 दिन है, अगर कमी हुई तो मैं पूरी कर लूँगा। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए, मैं तुम्हें फ़ोन करके अभी तुम्हारे पास आता या तुम्हें बुलाता, अब्दुल करीम ने कहा, क्योंकि मुझे भी इस बात की फ़िक्र थी कि ना जाने इतना स्टॉक रेडी होगा या नहीं। कल तुम क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करोगे? याकूब ने पूछा। उन लोगों से 4 बजे का वक्त तय है, अब्दुल करीम ने कहा। 2 बजे से ही महमूद, जिसके पास मोटरसाइकिल होगी, गोठ के नाके पर मौजूद होगा, और जाफ़र अपना स्कूटर लिए महमूदाबाद की तरफ वाले रास्ते पर मौजूद होगा। इस घर तक पहुंचने के लिए सिर्फ यही 2 रास्ते हैं। उन दोनों आदमियों को अगर ज़रा भी किसी चीज़ का शुबा हुआ तो वो फ़ौरन यहाँ तक आ जाएंगे। उन दोनों के अलावा गुलजमान गेट के बाहर मौजूद रहेगा और उसके पास भरा हुआ रिवॉल्वर होगा, लेकिन उसे अच्छी तरह समझा देना कि गोली चलाने की हमाकत ना करे। कत्ल करना जाली नोट छापने से ज़्यादा बड़ा जुर्म है।
वैसे कल के लिए स्टॉक तो तुम्हारे पास मौजूद होगा ना? कल 50,000 देने हैं। रेट क्या रखा है? रेट तो 100 का 50 तय हुआ है याकूब भाई, अब्दुल करीम ने साफ झूठ बोलते हुए कहा। और कल के लिए स्टॉक मेरे पास मौजूद है। अलबत्ता आइंदा का बंदोबस्त तुम कर लो। बस इस बात का ख्याल रहे कि मेरा हवाला कहीं ना आए, क्योंकि मैं खुद किसी पार्टी के सामने ना तो आता हूँ और ना आऊँगा। मेरा काम नोट छापना और पार्टियाँ ढूंढना तुम्हारा काम है। बिल्कुल फिक्र न करो याकूब भाई, अब्दुल करीम ने कहा। किसी को तुम्हारे बारे में भला कैसे इल्म हो सकता है? तुम्हें तो मुझे हर कीमत पर बचा कर रखना है। अगर तुम पर ही आँच आ गई तो फिर धंधा ही क्या रह जाएगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, तुमने एक अच्छी खबर सुनाई है। मुझे फ़ौरन जाकर स्टॉक चेक कर दें और कमी की सूरत में इसे पूरा करने का बंदोबस्त कर दें। रोशनाइयाँ तैयार करने में ही काफ़ी वक्त लग जाता है। कुछ ठंडा गर्म तो पी लें याकूब भाई, अब्दुल करीम ने कहा। इस वक्त नहीं, याकूब ने जवाब दिया। अब मैं कल शाम को आऊँगा, खुदा करे सब ठीक ठाक रहे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक ही रहेगा, अब्दुल करीम ने कहा और दोनों अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। अब्दुल करीम कार तक याकूब को छोड़ने आया। याकूब अपनी कार में बैठकर रवाना हो गया। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों उसकी कार के ऐन ऊपर माइले परवाज हो गए। तवील रास्तों से गुजरती हुई याकूब की गाड़ी मंगूपीर रोड पर आसिफ कॉलोनी के इलाके में पहुंच गई, जिसके सामने बहुत से बड़े बड़े मकानात मौजूद थे। इन्हीं में से एक मकान में गाड़ी दाखिल हो गई। हम लोग भी अंदर चले गए। याकूब गाड़ी बंद करके मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। बरामदे में लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी जो अंदर से बंद थी। याकूब ने बेल बजाई और एक अधेड़ उम्र की औरत ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। उसने एक उचड़ती हुई नज़र याकूब पर डाली और फिर उस किताब के मुताले में मसरूफ़ हो गई जो वो याकूब के आने से पहले पढ़ रही थी। एक बहुत बड़ी पार्टी फंसी है, याकूब ने उस औरत के सोफे के हत्थे पर बैठने की कोशिश करते हुए कहा। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी पार्टियों पर और तुम्हारे नापाक धंधों पर, औरत ने आंखें निकाल कर कहा। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जब मेरे माँ बाप ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। मुझे क्या मालूम था कि तुम इन करतूतों के आदमी हो, वरना मैं तो साफ इनकार कर देती, ख्वाह मेरे माँ बाप की इज्जत को कितना ही बड़ा धक्का क्यों ना लगता। अरे मेरी जान, हम कब तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले थे, याकूब ने औरत की बात का बुरा माने बगैर हंसते हुए कहा। हम तो तुम्हारे सच्चे आशिक थे और देख लो सारे जतन करके तुम्हें जीत ही लाए। अगर तुम वाकई मेरे सच्चे आशिक होते तो मेरी बात भी मानते, मेरे कहने पर अमल भी करते, मेरी बातों को इस तरह ठुकरा नहीं देते, औरत ने अफसुर्दगी के साथ कहा। जाने मन अगर तुम्हारी बात मान लेता तो आज स्टेट बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा 1,500-2 हज़ार का मुलाजिम होता और बस आज हमारी बेटी लंदन के मेडिकल कॉलेज में ना पढ़ी होती, ना ही हमारा बेटा शिकागो के इंजीनियरिंग कॉलेज का तालिब इल्म होता और डिफेंस सोसाइटी में हमारा 2,000 गज़ का वसीऔरीज़ मकान मौजूद ना होता जिसका माहाना किराया हम 7,000 रुपया वसूल करते हैं। मैंने तो जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए किया है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत, औरत ने सख्त लहजे में कहा। अगर तुम स्टेट बैंक में 1,500-2 हज़ार रुपये के मुलाजिम होते तो मैं उसी में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारती। कोई परवाह नहीं थी कि अगर हमारे बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका पढ़ने ना जाते। ज़रा इन बच्चों की हालत तो देखो, 4-4 माह गुजर जाते हैं और एक खत तक नहीं लिखते। कौन सा सुख दे दिया उन्होंने हमें। हमारे पास रहते तो कुछ तो हमारा ख्याल करते। अब आज अगर मैं या तुम बीमार पड़ जाते हैं तो यहाँ तो कोई 2 बूंद पानी भी हलक में टपकाने वाला नहीं। औलादें लंदन और शिकागो में ऐश कर रही हैं और तुम दौलत में खेलने के बावजूद एक मुलाजिम तक घर में नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हें अपने खुफिया राज के अफशा हो जाने का अंदेशा है। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर और ऐसी दौलत पर। मैं कहती हूँ अब तुम इस नापकार धंधे को छोड़ क्यों नहीं देते। आखिर तुम्हारी हवस तुम्हें कहाँ ले जाएगी। क्या तुम्हें कानून के हाथों का भी खौफ नहीं? अगर खुदा न खास्ता एक दफ़ा भी धर लिए गए तो ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाओगे। अजी ऐसी तैसी कानून की, याकूब ने बड़े मुतकब्बराना अंदाज में कहा। कानून तो पैसे वालों की जेब में रहता है। अगर खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो गई तो मैं कानून का मुंह बंद करना भी जानता हूँ। जहाँ तक धंधे का सवाल है तो मैं भी अब रिटायरमेंट की सोच रहा हूँ। वो मुस्कुराया। बहुत कमा लिया और बहुत ऐश कर लिए, बस 1 आध साल और धंधा कर लूँ, उसके बाद ख़त्म। तुम्हारी हवस कभी पूरी नहीं होगी, औरत ने बेजार लहजे में जवाब दिया। आखिर दुनिया में और भी तो लाखों करोड़ों इंसान बसते हैं, उनमें से भारी अक्सरियत हलाल रोज़ी कमाती है। ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जो तुम्हारी तरह और तुम्हारे इस बदमाश दोस्त अब्दुल करीम की तरह घिनौने धंधे करते हैं और खलके खुदा की आंखों में धूल झोंकते हैं। अच्छा भाई, खुदा के वास्ते अब ये तकरीर बंद कर दो, याकूब ने उकता कर कहा। तुम्हारी वाजो नसीहत ने तो मेरा नातका बंद कर रखा है। किसी तरह बात को समझती ही नहीं हो। मैं नीचे जा रहा हूँ, सिवाय अब्दुल करीम के अगर किसी का भी फ़ोन आए या कोई मिलने आए तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। किसी दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में बाहर गया हुआ हूँ, वरना आने वाला गाड़ी देखकर ये समझेगा कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे साथ रहकर झूठ बोलने के अलावा मैंने और सीखा ही क्या है, औरत ने एक ठंडी सांस भरकर कहा। याकूब ने इसके बाद औरत से कोई बात नहीं की। वो ड्राइंग रूम से गुजरता हुआ एक और कमरे में दाखिल हो गया। औरत खामोश होकर दोबारा मुताले में मसरूफ़ हो गई। हम दोनों याकूब के पीछे पीछे चल पड़े। कई कमरों से गुजरकर याकूब एक ऐसे छोटे से कमरे के पास आकर खड़ा हो गया जो बाहर से देखने में कोई स्टोर मालूम होता था।
उसके दराज में ताला लगा हुआ था। उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर ताला खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। ये वाकई कोई स्टोर था जिसमें बहुत सा काठ कबाड़ भरा हुआ था। एक तरफ एक छोटी सी पुरानी दरी बिछी हुई थी जिस पर पुराने अखबारात और रिसाले बिखरे हुए थे। उन पर बेहद गर्द जमी हुई थी। यूसुफ ने एक तरफ से दरी के दोनों कोनों को पकड़कर घसीटा और दरी अखबारों और रिसालों के ढेर के साथ खिंचती चली आई। याकूब ने दरी को जब उसकी जगह से खींचकर हटाया तो उसके नीचे लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता लगा हुआ था जो फर्श की सतह के बराबर था और जिसमें एक लोहे का कड़ा लगा हुआ था। याकूब ने वो कड़ा हाथ में पकड़कर जोर लगाया और तख्ता ऊपर उठता चला गया। इसमें एक स्प्रिंग के जरिए लोहे की एक ऐसी मजबूत सलाख लगी हुई थी कि तख्ता ऊपर उठकर खुद ब खुद कायम हो गया। नीचे नीम तारीकी में सीढ़ियाँ नजर आ रही थी। याकूब ने पहले तो स्टोर का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और इसके बाद सीढ़ियाँ उतरने लगा। हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जब हम नीचे उतरे तो हमारी नज़रों के सामने एक बहुत अजीबोगरीब मंजर मौजूद था। तय खाने में जदीद तरीन तर्ज की प्रिंटिंग मशीन नस्ब थी। इसके अलावा और भी कई इकसाम की छोटी मोटी मशीनें लगी हुई थी जिनकी कारकर्दगी से हम वाकिफ़ नहीं थे क्योंकि ये हमारी लाइन नहीं थी। कई किस्म की रोशनाइयों के डिब्बे, मुतफर्रिक इकसाम की डाइयाँ, एक अदद कटिंग मशीन और तबाद का और दूसरा बहुत सा साजो सामान मौजूद था। और इसके साथ ही कोने में एक तरफ चादर से ढका हुआ एक छोटा सा ढेर नजर आ रहा था। याकूब ने इस ढेर पर से चादर हटाई और हमारी नज़रों के सामने 100 रुपये के नोटों का एक नन्हा सा चबूतरा मौजूद था। यह है कारोबार की असली जगह, तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा। बाकायदा पावर लाइन मौजूद थी और बिजली के तमाम ज़रूरी कनेक्शन मौजूद थे। याकूब ने 100 रुपये की घड़ियाँ फैला दी और उनका शुमार करने लगा। हम उसके इस अमल का बगौर मुशाहिदा कर रहे थे। काफ़ी देर तक वो नोटों की घड़ियाँ गिनता रहा और फिर इसके बाद उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया, गोया खुद कलामी के अंदाज में कहा, 4 लाख तो पूरे हैं, लेकिन सिर्फ 4 लाख ही हैं। अब आइंदा का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। इसके बाद वो मशीन को सेट करने में मसरूफ़ हो गया। काफ़ी देर तक वो मशीन के कल पुर्जों की देखभाल करता रहा और फिर उसने एक कागज़ पर रोशनाई लगाकर देखा। गर्ज कि वो अपनी तैयारी में मसरूफ़ था और अब हमें यह जानने के लिए वहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं थी कि वो क्या करेगा। साफ जाहिर था कि अब वो जाली नोट छापेगा। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकल आया। हम लोग तय खाने से बाहर निकलकर कमरों से गुजरते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। याकूब की बीवी अभी तक मुताले में मसरूफ़ थी। हम खामोशी से वहाँ से गुजर गए। अपनी गाड़ी तक पहुँचने के बाद हम एक बार फिर अपनी असली शक्लों में वापस आ गए। अब हम सुलेमान और अमानुल्लाह नहीं थे। तो ये रंग है यारों के, मैंने मुस्कुराते हुए तालूत से कहा। जाली करेंसी छाप छाप कर चलाई जा रही है, बाकायदा खुफिया प्रेस मौजूद है। लेकिन एक बात ये बताओ कि तुमने क्यूम की दुकान पर बैठे बैठे अब्दुल करीम नामी इस शख्स के दिए हुए नोट के बारे में किस तरह अंदाज़ा लगा लिया कि ये जाली नोट है? क्या तुमने कोई ख़ास वजह से इस नोट पर तवज्जो दी थी? मैंने उस नोट पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, तालूत ने कहा। मैंने तो उस पर एक नज़र तक नहीं डाली थी। मुझे भला उससे क्या दिलचस्पी हो सकती थी? वो तो रासिम ने मुझे चुपके से होशियार किया था कि ये शख्स जाली नोट चलाने की कोशिश कर रहा है और मैंने सोचा कि क्यूम का ये मामूली सा नुकसान भी क्यों होने दूँ, इसलिए मैंने वो नोट उससे वापस ले लिया। और फिर मेरे जी में आई कि इन हज़रत को ज़रा चेक तो किया जाए कि ये कौन ज़ाते शरीफ हैं। और इसके बाद जो कुछ इंकशाफात हुए वो तुम्हारी नज़रों के सामने है। अगर अब्दुल करीम के घर याकूब इस तरह ना आ जाता तो फिर जैसा कि मैंने कहा था हमें रासिम के ज़रिए ही सारी मालूमात हासिल करनी पड़ती, लेकिन इत्तफाक से उसकी ज़रूरत पेश ही नहीं आई और हमें खुद ही सारे हालात का इल्म हो गया। लेकिन अब इस मामले में खुद को बहुत ज़्यादा नहीं उलझाएंगे क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने जवाब दिया और इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। दूसरे दिन हस्बे वादा हमें 4 बजे अब्दुल करीम के घर पहुंच जाना था। हम दोनों कोई 3:30 बजे घर से निकले। हमने एक मुनासिब सी सुनसान सी जगह देखकर अपने हुलिये तब्दील कर लिए। एक बार फिर हम सुलेमान और इनामुल्लाह बन चुके थे। जब हम लोग गोड की तरफ से अंदर की जानिब रेलवे लाइन की तरफ मुड़े तो हमें एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार एक पान वाले की दुकान के करीब खड़ा नजर आया। वो अपनी मोटरसाइकिल के पायदान पर पैर रखे खड़ा था और हर आने जाने वाली गाड़ी को बड़े गौर से देख रहा था। उसने हमारी गाड़ी पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये महमूद था। तालूत ने आहिस्ता से मुझसे कहा, इसकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है और दूसरा आदमी इधर महमूद आबाद की तरफ है। दोनों आदमी 2 बजे से अपने अपने ठिकानों पर मौजूद हैं और सारी आने जाने वाली गाड़ियों की निगरानी कर रहे हैं। बेचारे ख्वामखाही ज़हमत कर रहे हैं। मैंने कहा, आज तो हमें कुछ करना ही नहीं। हम लोग ज़रा देर में अब्दुल करीम की क़यामगाह पर पहुँच गए। मकान का गेट बंद था। मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया। दूसरे ही हॉर्न पर चौकीदार ने गेट पूरा खोल दिया और हमारी गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। गेट के अंदर दाखिल होते ही चौकीदार ने गेट दोबारा बंद कर दिया। हमने गाड़ी आगे ले जाकर रोक दी। चौकीदार गेट बंद करके दोबारा वापस हमारे पास आ गया और उसने बड़े अदब से हमें सलाम किया और बोला, मैं कमरा खोलता हूँ, आप लोग बैठें, साहब अंदर मौजूद हैं। चौकीदार ने अंदर जाकर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और हम लोग अंदर दाखिल हो गए। तालूत के हाथ में स्याह रंग का एक बड़ा सा ब्रीफ केस था। हम लोग सोफ़ों पर बैठ गए।
हमारे बैठने के चंद मिनट बाद ही अब्दुल करीम भी ड्राइंग रूम में आ गया। वो बिल्कुल तन्हा था। उसने बड़े तपाक से हम लोगों का खैर मकदम किया। अपन पैसा ले आया है करीम भाई। तालूत ने फिर कल जैसे लहजे में बोलना शुरू किया। ये लो ब्रीफ केस संभालो और अपना रकम गिन लो, पूरा पैसा है। पूरा ही होगा, अब्दुल करीम ने तालूत के हाथ से ब्रीफ केस लेकर उसे खोलते हुए कहा। सारा मामला एतमाद का होता है भाई अनामू। और उसने ब्रीफ केस से नोटों की गड्डियाँ निकालना शुरू कर दी। चंद मिनटों में उसने ब्रीफ केस खाली कर दिया। सारी गड्डियाँ अपने करीब एक मेज़ पर रख दी। फिर उसने उठकर अपनी जेब से एक चाबी निकाली और ड्राइंग रूम में मौजूद वाहिद अलमारी का ऑटोमेटिक ताला खोला। अलमारी के दोनों पट खोलने के बाद उसने नोटों की सारी गड्डियाँ अलमारी में बंद कर दी और दूसरी गड्डियाँ निकालनी शुरू की जो बिल्कुल नए और ताज़े ताज़े नोटों पर मुश्तमिल थी। वह इन गड्डियों को मेज़ पर ढेर करता गया। ये देख लो, गिन लो और संभालो, अब्दुल करीम ने तालूत से मुखातिब होते हुए कहा। पूरे 50,000 रुपये के नोट हैं। अरे सेठ, अब उनको क्या गिनना, तालूत ने कहा। जैसे तुमने गिना वैसे हमने गिना। वैसे ब्रीफ केस में भर दो इसको। अब्दुल करीम ने कोई जवाब दिए बगैर नए और जाली नोटों की गड्डियाँ ब्रीफ केस में रखनी शुरू कर दी और चंद मिनटों में ब्रीफ केस बंद करके ब्रीफ केस तालूत के हवाले कर दिया। अच्छा तो करीम सेठ, अब आज से 2 दिन बाद अपन को 4 लाख रुपया और चाहिए, तालूत ने कहा। अभी तुम हमारे को बोलो कि हम किधर आवे, इसी जगह आकर लेवे या तुम कहीं और बुलाओगे? कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है नामू, सेठ अब्दुल करीम ने कहा। इधर ही आ जाना, यहीं सारा माल तुम्हें मिल जाएगा। 4 बजे शाम को आ जाना। ठीक है सेठ, तालूत ने कहा। फिर अभी अपन चले? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, अब्दुल करीम ने कहा। कोई ठंडा गर्म पिए बगैर कैसे जा सकते हो? थोड़ी देर बैठो। अरे सेठ, तुम फिर तकल्लुफ़ करने लग गया। क्या ज़रूरत है चाय या ठंडे का? तालूत ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, अब्दुल करीम ने मुस्कुरा कर कहा। सिर्फ ये बता दो कि ठंडा पियोगे या चाय? आज तो चाय चलेगी सेठ, तालूत ने कहा। तुम बोलो सुलेमान भाई, उसने मुझसे पूछा। बस से चाय ही ठीक है, मैंने जवाब दिया। अब्दुल करीम उठकर ड्राइंग रूम के अंदर वाले दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे के पीछे गायब हो गया। चंद मिनट के बाद वो वापस आ गया। चाय अभी ज़रा देर में आती है, उसने कहा। सुलेमान यार, क्या बात है, तुम बहुत कम बोलते हो, अब्दुल करीम मुझसे मुखातिब होकर बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में कहने लगा। अरे सेठ, जब हम बोलने को मौजूद है तो ये बोलकर क्या करेंगा? तालूत ने मेरी बजाय खुद जल्दी से जवाब दिया। अपना यार ज़रा खामोश तबीयत का आदमी है, कम बोलता है। शुरू ही से इसका ये आदत है, मगर इसे बेवकूफ़ मत समझना। बहुत चालाक और अक्लमंद आदमी है। तालूत हंसा। अब्दुल करीम भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। मैंने आहिस्ता से मुस्कुराने पर इक्तफा की। ज़रा देर बाद एक 14-15 साल का लड़का जो अपने लिबास से मुलाजिम मालूम होता था, चाय लिए हुए अंदर आया। चाय प्यालियों में बनी हुई तैयार थी। उसने एक एक प्याली हम लोगों को थमा दी और ट्रे वापस लेकर अंदर चला गया। चाय पीने के बाद हम लोगों ने अब्दुल करीम से इजाज़त ली और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अब हमें 2 दिन के वक्फे के बाद ठीक 4 बजे शाम को दोबारा इसी जगह आना था। जाली करेंसी का ब्रीफकेस हमारे पास मौजूद था। वहाँ से बाहर निकलकर हम लोगों ने काफ़ी दूर आगे जाकर एक मुनासिब सी जगह देखकर अपने हुलिये तब्दील किए और अपनी असल शक्ल में आ गए। इसके बाद हम लोग सीधे अपने घर वापस पहुँचे। घर पहुँचने के बाद तालूत ने मुझसे कहा कि मैं डीएसपी मंजूर को दफ्तर में या घर पर फ़ोन करके उनसे रब्ता कायम करूँ और उनसे कहूँ कि हम लोग आज ही उनसे मिलना चाहते हैं। यह अशद ज़रूरी है। मैंने डीएसपी मंजूर हुसैन को फ़ोन किया। वो इस वक्त अपने दफ्तर में ही मौजूद था। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि बेहतर है कि हम लोग उसके घर आ जाएं, क्योंकि वो दफ्तर से बस अब निकलने ही वाला है। उसने शाम की चाय हमें अपने साथ पीने की दावत दी और दरख्वास्त की कि हम 1 घंटे के बाद उसके घर पहुंच जाएं। 1 घंटे के बाद हम दोनों डीएसपी मंजूर हुसैन के घर में बैठे हुए थे। तालूत के हाथ में ब्रीफकेस मौजूद था। मंजूर ने हमारा बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया और हमारी आमद से बहुत खुश था। मंजूर हुसैन साहब, तालूत ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, हम आपके लिए एक बड़ा दिलचस्प केस लेकर आए हैं। केस? मंजूर हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप केस लाए हैं? मगर इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। आप लोगों के तो अपने वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पिछली बार भी जब आपकी अजीज़ कयूम की दुकान में चोरी हुई थी तो आप लोगों ने ही असल चोरों को पकड़ाया था। बहरहाल क्या केस है यूसुफ साहब? ये केस है। तालूत ने जाली नोटों का ब्रीफकेस मंजूर हुसैन के सामने खोलते हुए कहा। नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस देखकर मंजूर हुसैन एकदम चौंक उठा। ये क्या है? उसने हैरत से कहा। इसमें तो नोट ही नोट भरे हुए हैं। जी हाँ, तालूत ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने एक नोटों की गड्डी उठाकर उसमें से एक नोट निकाला। ज़रा इसको गौर से मुलाहिज़ा फरमाइए, तालूत ने वो नोट मंजूर हुसैन के हाथ में देते हुए कहा। मंजूर हुसैन ने नोट ले लिया और बड़े गौर से उसको उलट पलट कर देखने लगा। उसने काफ़ी देर तक नोट को अच्छी तरह देखा, उसके कागज़ पर नज़र डाली और फिर वो नोट तालूत के हाथ में वापस देते हुए बोला, मैं समझा नहीं यूसुफ साहब कि आप ये नोट मुझे क्यों दिखा रहे हैं। इसमें ऐसी क्या अजीब बात है? अजी साहब, जब आप जैसे लोग भी धोखा खा जाएंगे तो फिर आम आदमी कैसे इस फरेब का शिकार हुए बगैर रह सकता है? तालूत ने हंसते हुए कहा। अजी जनाब, ये नोट जाली है और इस ब्रीफ केस में 50,000 रुपये के नोट हैं। ये सब के सब जाली हैं।
अरे आप क्या फरमा रहे हैं जनाब यूसुफ साहब? मंजूर हुसैन ने एकदम घबरा कर सख्त हैरतज़दा होकर कहा, ये सारे नोट जाली हैं। मगर मगर ये तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। और फिर ये आपको कहाँ से मिल गए, और वो भी इतनी बड़ी मिकदार में? बस यूं समझ लीजिए कि किसी न किसी तरह मिल ही गए, तालूत ने गोलमोल अंदाज में जवाब दिया। दरअसल हमारे साथ एक ऐसा इत्तेफाक पेश आ गया कि हमने जाली नोट छापने वाले और उन्हें बाजार में फैलाने वाले एक मुनज़्ज़म गिरोह का पता चला लिया है। ये सारे नोट उसी गिरोह की तरफ से एक पार्टी को दिए गए थे। इस पार्टी को हमारी कुछ रकम अदा करनी थी। पार्टी यही नोट लेकर हमारे पास आ गई, लेकिन हमें शुबा हुआ कि ये नोट असली नहीं, और हमने अपने शुबे की तस्दीक कर ली, ये सारे नोट जाली हैं। लेकिन जनाब यूसुफ साहब, इनके कागज़ पर तो मार्क भी मौजूद है, कागज़ भी वही नोटों वाला है, छपाई भी दुरुस्त है, रंग भी दुरुस्त है। फिर आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये नोट जाली हैं? मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं। मैं अभी आपको बताता हूँ, तालूत ने कहा और अपनी जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। ये असली नोट है, इसे ज़रा गौर से देखिए। नोट की पुश्त पर बाएं जानिब ऊपर को एक गोल फूल जैसा डिज़ाइन बना हुआ है जो हल्के जर्द रंग का है। इस फूल जैसे डिज़ाइन के अंदर एक और दायरे में सुर्ख रंग का डिज़ाइन है। उससे सुर्ख रंग के डिज़ाइन में अंग्रेज़ी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अलावा बहुत ही बारीक हरूफ में उर्दू में बैंक दौलत पाकिस्तान के अल्फाज तहरीर हैं। उर्दू के इन अल्फाज के नीचे चंद बारीक बारीक आड़ी लकीरें खींची हुई हैं, देखा आपने? उसने उंगली से मतलूबा जगह पर निशान लगाते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मंजूर हुसैन ने कहा। अब ज़रा गौर से इन जाली नोटों को देखिए, तालूत ने कहा। इनमें ये लकीरें सिरे से गायब हैं, और ज़रा गौर से दोनों नोटों को सामने रखकर इनके रंग को भी देखिए, आपको रंग में भी हल्का सा फ़र्क नजर आएगा। तालूत के बताने पर मंजूर हुसैन ने दोनों नोटों का तकाबली जायज़ा लिया, और एकदम से उसकी ज़ुबान से निकला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई वो बारीक लकीरें मौजूद नहीं हैं, और जब दोनों नोटों को सामने रखा जाए तो रंग में भी हल्का सा फ़र्क महसूस किया जा सकता है। ये 50,000 रुपये के नोट हैं, तालूत ने कहा। आप चाहें तो कल स्टेट बैंक के अफसरों से मिलकर इनमें से महज चंद नोट उनको दिखाकर मालूम कर लें कि असली हैं या जाली हैं। लेकिन ख्याल रहे कि सब के सब नोट स्टेट बैंक के अफसरान को ना दिखाइएगा, क्या पता उनमें से भी कोई उस गिरोह से मिला हुआ हो। कल किसी वक्त हम आपसे फिर मिलेंगे, और अगर स्टेट बैंक के अफसरान ने इन नोटों के जाली होने की तस्दीक कर दी तो फिर हम आपको उस खुफिया प्रेस का पता भी बता देंगे जहां ये नोट छापे जा रहे हैं, और उन लोगों की निशानदेही भी कर देंगे जो इस कारोबार में मुलविस हैं। प्लीज़ यूसुफ साहब, मंजूर हुसैन ने तकरीबन गिड़गिड़ाते हुए कहा, जब आपको यहाँ तक मालूम हो चुका है कि कौन से प्रेस में ये जाली नोट छापे जा रहे हैं और कौन लोग इस गंदे कारोबार में मुलविस हैं, तो फिर मुझे इसमें स्टेट बैंक के अफसरान से राय और मशवरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रेस पर छापा मारकर उन जुराइम पेशा लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं तो प्रेस और तबाती मवाद की मौजूदगी ही उनके खिलाफ बड़ा सबूत होगी। और फिर जनाब यूसुफ साहब, अगर मैं इस छापे में कामयाब हो गया तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, और इससे मेरी पोजीशन और वक़ार में इजाफा होगा। आपका फरमाना बिल्कुल सही है। हो सकता है स्टेट बैंक के कुछ लोग भी इस कारोबार में हिस्सादार हों, और उनके ज़रिए मुजरिमों को किसी न किसी तरह इस अमर की इतला मिल जाए कि उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो रही है। इस सूरत में वो खबरदार हो जाएंगे। जैसी आपकी मर्ज़ी, तालूत ने कहा। वैसे तो आप खुद एक होशियार और ज़हीन अफसर हैं, और ख़ुद इस बात को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके निचले स्टाफ को छापे के वक्त तक इस बात की इत्तला न होने पाए कि उन्हें कहाँ जाना है और किस काम के लिए जाना है। बिल्कुल ऐसा ही होगा जनाब, मंजूर हुसैन ने कहा। अच्छा तो फिर आप 2 पते नोट कीजिए, तालूत ने कहा, और मंजूर को अब्दुल करीम और याकूब के घरों के पते नोट करा दिए। अब आप प्रोग्राम सुनिए। आज से ठीक 2 दिन बाद शाम के 4 बजे अब्दुल करीम के मकान पर 2 आदमी पहुंचेंगे, जिनमें से एक का नाम इनामुल्लाह उर्फ अनामू है, जो एक बलोच है, दूसरे का नाम सुलेमान है, और वो दोनों करेंसी की स्मगलिंग करते हैं। ये दोनों 55 के 100 के हिसाब से अब्दुल करीम से 4 लाख रुपए के जाली नोट खरीदेंगे। 4 लाख रुपए के? मंजूर हुसैन ने दरमियान में से तालूत की बात काट कर हैरत से कहा, जी हाँ जनाब, 4 लाख रुपए के। तालूत ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। लेकिन इसका ख्याल रहे कि उस वक्त दूर दूर तक उस मकान की निगरानी हो रही होगी। घोट के नाके से लेकर महमूदाबाद वाले रास्ते तक कई लोग मौजूद होंगे जो हर आने जाने वाले पर निगाह रखेंगे। इसके लिए आप लोगों को कोई मुनासिब बंदोबस्त करना पड़ेगा। और जहाँ तक याकूब के मकान का ताल्लुक है, जिसके तहखाने में प्रेस नस्ब है, वहाँ कोई पहरा चौकी नहीं है। हक़ाइक़ हमने आपको बता दिया, मनसूबाबंदी करना आपका काम है। बस अब आप इस बात की फ़िक्र न करें, मंजूर हुसैन ने कहा। इंशाल्लाह दोनों जगहों पर छापे कामयाब रहेंगे और बदमाशों में से किसी एक को भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे मैं आपका किस ज़ुबान से शुक्रिया अदा करूं, यूसुफ साहब और आरिफ साहब, कि आप लोगों ने इतनी जहमत बर्दाश्त की और यहाँ तक तशरीफ़ लाकर मुझे इन कीमती मालूमात से सरफराज फरमाया। आपने मेरे ऊपर जिस एतमाद का इजहार किया, इसके लिए मैं आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। क्यों शर्मिंदा करें मंजूर हुसैन, मैंने कहा। आप तो हमारे करम फरमाएँ। हमारे इल्म में ये कैसा है? तो हमने इब्तदाई तहकीकात के बाद मुनासिब समझा कि आपको इस बारे में मुतला कर दें।
आपने मुझे मौका अता फरमाया है कि मैं अपनी फ़र्ज़ शनासी का मुज़ाहरा करूं, मंजूर हुसैन ने कहा, और इसमें आपका, मेरा, पूरी कौम और मुल्क का फ़ायदा है। मैं तो मुल्क और कौम की जानिब से भी आपको तहसीन और मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। इसके बाद चाय आ गई। मंजूर हुसैन की बीवी खुद मुलाजिम के साथ चाय लेकर आई और उसने हमारी खातिर तवाज़ो की। इसके बाद हम लोगों ने इजाज़त चाही। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया। मंजूर हुसैन ने हमें हमारी गाड़ी तक पहुंचाते हुए कहा, अब इंशाल्लाह मुजरिमों की गिरफ्तारी की खबर मैं आपको फ़ोन पर दूंगा, या अगर मौका निकाल सका तो खुद हाजिर खिदमत होकर खुशखबरी सुनाऊंगा। वैसे तो आपका घर है, दीदा व दिल पराशेरा, जब मजाज चाहे तशरीफ़ लाएं, लेकिन इस इत्तला देने के लिए इस कदर जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं। मैंने बड़ी फसीह बलीग ज़ुबान में कहा, आपका फ़ोन कर देना ही काफ़ी होगा। वैसे क्या आप दोनों जगह एक साथ छापे मारेंगे या अलग अलग वक्त में? ऐसा है आरिफ साहब कि अभी मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मंजूर हुसैन ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं थोड़ी देर बाद अपने काबिल एतमाद और दयानतदार असिस्टेंट को बुलाऊंगा और फिर उसके साथ बैठकर तफसील के साथ सारा प्रोग्राम बनाऊंगा। अगर आप चाहें तो मेरे पास कल दोबारा तशरीफ़ ले आएँ, या मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मैं आपको सारा प्रोग्राम पेशगी बता दूंगा। नहीं नहीं, मैंने जल्दी से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं। आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम कीजिए, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। इसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अब हमारे पास 2 दिन का वक्फा था और इसके बाद हमें फिर अब्दुल करीम के पास जाना था। ये 2 दिन बगैर किसी खास वाक़े के गुजर गए। इस दौरान हम लोग फैक्ट्री नहीं गए, बस इधर उधर घूमते रहे या घर पर आराम करते रहे। मैंने ज़्यादातर वक्त मुताले में सरफ किया। आज 4 बजे हमें अब्दुल करीम के घर पहुंचना था। दोपहर का खाना खाने के बाद तालूत मेरे कमरे में आ गया। हाँ भाई, तो आज की मुहिम के लिए तैयार हो? उसने हंसते हुए पूछा। बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे बेहतर होगा कि तुम रासिम के ज़रिए ये मालूम कर लो कि मंजूर हुसैन का प्रोग्राम क्या है। मेरा मतलब यह है कि सिर्फ इतनी बात मालूम हो जाए कि छापा दोनों जगहों पर एक साथ मारा जाएगा या अलहदा अलहदा औकात में। अभी मालूम किए लेते हैं, तालूत ने कहा और उसने हौले से रासिम को आवाज़ दी। हाजिर हूँ आका, रासिम की आवाज़ सुनाई दी। सिर्फ इतना मालूम कर लो कि मंजूर हुसैन दोनों जगह एक साथ छापे मारेगा या अलग अलग, तालूत ने कहा। मैं मालूम कर चुका हूँ आका, रासिम की आवाज़ सुनाई दी। दरअसल इस काम के लिए सिर्फ एक ही पुलिस पार्टी तरतीब दी गई है, जो मंजूर हुसैन की इंतहाई काबिल एतमाद और दयानतदार मातहतों पर मुश्तमिल है। लेकिन उनमें से भी सिर्फ एक शख्स यानी इंस्पेक्टर जावेद को असल बात का इल्म है, बाकी लोग इससे बेखबर हैं। और अब से सिर्फ चंद मिनट पहले इंस्पेक्टर जावेद ने याकूब को गिरफ्तार कर लिया। उसने उसे एयरपोर्ट से पकड़ा है, जहां वो किसी से मिलने जा रहा था। किसी को भी इस गिरफ्तारी की इत्तला नहीं है। याकूब को किसी थाने नहीं ले जाया गया, बल्कि मोहम्मद अली हाउसिंग सोसाइटी के एक प्राइवेट मकान के कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया है और सिर्फ कमरे के दरवाजे पर मुसल्लह पुलिस तैनात है। ये मकान एक आला अफसर की रिहाइश का है और सूबाई चीफ सेक्रेटरी के हुक्म पर इस मकान का एक कमरा चंद घंटों के लिए आर्जी तौर पर लिया गया है। खुद उस सरकारी अफसर को भी इस बात का इल्म नहीं है कि उसके घर के कमरे में कैद किया जाने वाला शख्स कौन है, और ना ही उन पुलिस वालों को इसके बारे में कुछ मालूम है जो वहाँ पहरा दे रहे हैं। प्रोग्राम यह है कि पहले अब्दुल करीम के मकान पर छापा मारकर गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और इसके बाद याकूब के मकान पर हल्ला बोला जाएगा। खुफिया पुलिस के 6 आदमी, जो किसी भी मौके पर वायरलेस के जरिए मंजूर हुसैन से रब्ता कायम कर सकती हैं, याकूब के मकान की खुफिया तौर पर निगरानी कर रहे हैं। उन्हें भी कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ यह हदायत दी गई है कि आने जाने वालों पर नजर रखें और अगर कोई चीज़ घर से बाहर ले जाई जाए तो इसी सूरत में ताकुब करें। याकूब और अब्दुल करीम के घरों के टेलीफोन भी अभी ज़रा देर पहले काट दिए गए हैं। मंजूर हुसैन ने प्रोग्राम ये बनाया कि बस इतना काफ़ी है, तालूत ने कहा और रासिम की आवाज़ रुक गई। बाकी मामला तो हम अपनी आंखों से खुद ही देख लेंगे, तालूत ने कहा। कोई 3 बजे के करीब हम घर से निकल खड़े हुए। हमने अपनी गाड़ी डिफेंस सोसाइटी के कमर्शियल एरिया में पार्क कर दी और एक गली में जाकर अपना हुलिया तब्दील कर लिया। अब हम लोग एक बार फिर इनामुल्लाह, उर्फ अनामू और सुलेमान बन चुके थे। इनामुल्लाह के हाथ में उसी दिन जैसा एक ब्रीफ केस था। हमने ज़रा आगे जाकर एक टैक्सी रोकी और चल पड़े। सारे रास्ते हमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई, अलबत्ता जब अब्दुल करीम के मकान से कुछ फासले पर रह गए तो हमें निहायत ही गलीज चीथड़ों में मलबूस एक पागल नजर आया, जिसके बड़े हुए बालों की जटाएं रस्सियों की तरह आपस में गुथी हुई थी और जो सड़क के किनारे खड़ा हुआ गन्ना चूस रहा था। गन्ने का रस टपक टपक कर उसकी बुरी तरह फैली हुई दाढ़ी और चीथड़ों में बह रहा था। उसकी आंखों में बला की वहशत थी। ताहम मैंने एक ही नज़र में ताड़ लिया कि वह अपनी दुनिया में मगन नहीं है, बल्कि हर आने जाने वाली गाड़ी को बगौर देख रहा है। हम दोनों ने इनामुल्लाह और सुलेमान के हुलियों से भी मंजूर हुसैन को अच्छी तरह आगाह कर दिया था। पागल ने एक नज़र हमारी टैक्सी पर डाली और मैंने महसूस कर लिया कि उस लम्हे उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। दूसरे लम्हे उसने अपनी नज़रें हम लोगों की जानिब से हटा ली और दोबारा गन्ना चूसने में मसरूफ़ हो गया। तालूत ने कनखियों से मेरी तरफ देखा और मैंने मायनी खेज अंदाज में गर्दन हिला दी। टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी की वजह से हम लोग कोई बात नहीं कर सकते थे। अब्दुल करीम के दरवाजे पर पहुंचकर हमने टैक्सी रुकवा दी। तालूत ने टैक्सी वाले को किराया अदा किया और वह रुखसत हो गया। हमने दरवाजे पर लगी हुई बेल बजाई।
फौरन ही गेट खुल गया। चौकीदार ने हमें अंदर बुला लिया। वो हमें बगैर गाड़ी के देखकर हैरान तो ज़रूर हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और सीधा हमें ड्राइंग रूम में ले गया, जिसका दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। आप लोग बैठें, चौकीदार ने हमें बिठाते हुए कहा। मैं साहब को इतला देता हूँ। मैंने अपनी घड़ी देखी। इस वक्त 4:05 हुए थे। गोया हम मुकर्रर वक्त से 5 मिनट लेट थे, लेकिन ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल गैर अहम बात थी। इतने में कमरे के अंदरूनी दरवाजे से अब्दुल करीम अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ हम लोगों का खैर मकदम किया। करीम भाई, आज अपन लोग के पास गाड़ी नहीं है, तालूत ने कहा। सुलेमान का गाड़ी डेंटर के पास गया हुआ है और अपन की गाड़ी का एक दोपहर के वक्त क्लच प्लेट टूट गया। अभी ज़रा इतनी मेहरबानी करना, हमें वापसी जाने के लिए टैक्सी और ही मंगवा देना। इतना बहुत सा रकम लेकर सड़क पर निकलना कुछ ठीक नहीं रहेगा। अरे इस बात की क्या फ़िक्र है नामू, अब्दुल करीम ने फ़ौरन कहा। मैं अपनी गाड़ी में खुद तुमको छोड़ाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो। शुक्रिया सेठ, तालूत ने जवाब दिया। अभी ये रकम गिनो। और उसने ब्रीफकेस अब्दुल करीम की तरफ बढ़ा दिया। अब्दुल करीम ने ब्रीफकेस तालूत के हाथ से ले लिया और उसे खोल दिया। ब्रीफकेस ऊपर तक लाल लाल नोटों से भरा हुआ था। अब्दुल करीम ने नोटों की गड्डियाँ निकालना शुरू कर दी। ज़रा देर में ब्रीफकेस खाली हो गया। अब्दुल करीम ने सारे नोट गिनने के बजाय गड्डियों का शुमार कर लिया। तमाम गड्डियाँ बैंक की बनी हुई थी और उन पर बैंक की मोहर लगी हुई थी, इसलिए किसी कमी बेशी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अचानक बाहर बाजा बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। शायद सड़क पर से कोई बारात गुजर रही थी। शहनाई बज रही थी। हम लोग में से किसी ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अब्दुल करीम ने सारे नोट समेटकर हस्बे साबिक ड्राइंग रूम की अलमारी में रखे और उसी अलमारी में से दूसरे नोटों की गड्डियाँ निकालने लगा। नए नए ताज़ा कड़कड़ाते हुए नोटों की गड्डियाँ। उसने सामने मेज़ पर नोटों की गड्डियों का ढेर लगा दिया। ये पूरे 4 लाख रुपए हैं। अब्दुल करीम ने मुस्कुराकर तालूत की तरफ देखते हुए कहा। चाहो तो गिन लो। अरे कमाल करता है सेठ तुम भी। गिनना गिनाना काहे का, तुमने तो गिनकर ही रखे होंगे। हाँ, मैंने तो गिनकर रखी हैं, अब्दुल करीम ने कहा। फिर भी अगर तुम अपनी तसल्ली करना चाहो तो गिन लो। नहीं सेठ, गिनने की ज़रूरत नहीं, तालूत ने कहा। तुम सारे नोट इसी ब्रीफ केस में रख दो। अब ऐसा लग रहा था गोया बारात एन अब्दुल करीम के दरवाजे पर आकर रुक गई है और ज़ोर ज़ोर से बाजा बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब्दुल करीम ने ब्रीफ केस में नोट रखते रखते एक नज़र उठाकर ड्राइंग रूम के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला। मेरे यहाँ तो किसी की शादी नहीं हो रही, लेकिन शहनाइयाँ मेरे दरवाजे पर बज रही हैं। मालूम होता है कि हमारे आज के काम की खुशी में कोई हमारे घर के बाहर बैंड बजा रहा है। अभी अब्दुल करीम की बात पूरी नहीं हुई थी कि गेट की बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। अब्दुल करीम फ़ौरन संभल गया। उसने जल्दी से ब्रीफ केस को बंद किया। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा पहले ही अंदर से बंद था। अब्दुल करीम खुली हुई खिड़की के पास आ गया और उसमें से झांक कर देखने लगा। मैं और तालूत भी उसके पास आ खड़े हुए और बाहर की तरफ झांकने लगे। चौकीदार ने गेट की खिड़की खोलकर सर बाहर निकाला। एक शख्स ने बाआवाज़े बुलंद से कहा, भाई थोड़ा सा पानी पिला दो। इधर पानी वानी नहीं है, चौकीदार ने रुखाई से कहा। घर में मेहमान बैठे और मैं गेट छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन पानी मांगने वाले ने चौकीदार की पूरी बात ही नहीं सुनी। उसने उसका जुमला ख़त्म होने से पहले ही अचानक एक ज़ोर का धक्का दिया और चौकीदार लुढ़कता चला गया और इसके साथ ही बाराती अंदर घुस आए। उनकी तादाद कोई 10-15 के करीब होगी। दुल्हा भी उन्हीं में शामिल था, जिसने अब अपना सेहरा उलट दिया था। तमाम बारातियों के हाथों में रिवॉल्वर चमक रहे थे। बाजे वाले बाहर हैरानो परेशान खड़े थे। उन्होंने बैंड बजाना बंद कर दिया था और वो गेट की खिड़की पर मजमा लगाए हुए अंदर झांक रहे थे। सेठ अब्दुल करीम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। मैंने और तालूत ने भी घबराने की अदाकारी की। एक बाराती ने फौरन ही पिस्तौल निकालकर चौकीदार को कवर कर लिया। दुल्हा ने बाआवाज़े बुलंद कहा, कोई शख्स मुज़ाहमत की कोशिश ना करे, वरना बेदरेग गोली मार दी जाएगी। हम लोग पुलिस के आदमी हैं। मकान के पिछले दरवाजे पर भी पुलिस मौजूद है। भागने की कोशिश ना की जाए। अब क्या होगा यार अनामू, अब्दुल करीम ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मेरी अलमारी में रिवॉल्वर तो मौजूद है, लेकिन ये तो बहुत से लोग हैं। और फिर इन्होंने चौकीदार से उसका रिवॉल्वर लेकर उसे भी निहत्था कर दिया। अरे तुम रिवॉल्वर ना निकालना सेठ, तालूत ने घबराए हुए लहजे में कहा। अगर कोई पुलिस वाला मर गया तो अपन को फांसी लगेगी। वैसे तो कम अज़ कम सजाए मौत से तो बचे रहेंगे। अभी कुछ नहीं हो सकता है सेठ, हम लोग फंस गया है। इस असना में दुल्हा, जिसने अब अपना सेहरा नोच कर फेंक दिया था, तेज़ी से ड्राइंग रूम के बैरूनी दरवाजे पर आया। उसने ज़ोर से इसे खटखटाया। अब्दुल करीम सख्त वहशत और दहशत के आलम में हम लोगों की शक्लें देखने लगा। अरे दरवाज़ा खोल दो सुलेमान, तालूत ने मुझसे कहा। अभी हम बचकर किधर जाएंगा। मैंने तालूत का इशारा पाते ही दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खुलते ही बारातियों की एक बड़ी तादाद अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने आनन फानन हम तीनों के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर हमें बेबस कर दिया और इसके बाद पूरे मकान की तलाशी ली। कमरे में मौजूद तमाम रकम को उन लोगों ने अपनी तहवील में ले लिया। हम हथकड़ियाँ पहने हुए सोफ़ों पर बैठे हुए थे। घर के अंदर कितनी औरतें हैं, दुल्हा ने अब्दुल करीम से पूछा। इस वक्त घर में कोई औरत मौजूद नहीं, अब्दुल करीम ने रूहानसी आवाज़ में जवाब दिया। मेरी बीवी पड़ोस में गई हुई है और मेरी बेटी अपनी किसी सहेली के यहाँ गई है। ठीक है, दुल्हा ने कहा।
फिर तो हम लेडी कांस्टेबलों के बगैर भी सारे घर की तलाशी ले सकते हैं। वैसे हमारे साथ लेडी कांस्टेबल भी मौजूद हैं। अगर घर में कोई पर्देदार औरत हो तो हमें बता दो। नहीं, कोई नहीं है, अब्दुल करीम ने मुर्दा दिली के साथ कहा। कोई 1 घंटे तक सारे घर की तलाशी का काम जारी रहा। पुलिस वालों ने हर जगह से नोट बरामद किए। ना जाने कितनी मालियत के नोट थे जो घर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहाँ कहाँ रखे हुए थे। इस असना में पुलिस वालों ने नए नोटों को अलग किया और जो देखने में पुराने और चले हुए नजर आते थे उन्हें अलग किया। इसके बाद पड़ोस से कुछ लोगों को बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में नोटों की गड्डियों की गिनती करके इन्हें अलग अलग खुसूसी थैलों में भरा गया और फिर उन गवाहों की मौजूदगी में उन पर सील लगाई गई। इस असना में अब्दुल करीम की बीवी को किसी ने पड़ोस में इतला दे दी और वह हैरानो परेशान भागती हुई सीधी ड्राइंग रूम में आ घुसी, जहां अब्दुल करीम और हम दोनों हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। अब्दुल करीम की बीवी ये मंजर देखकर सख्त दहशत ज़दा हो गई और सीधी अब्दुल करीम के पास आकर बोली, क्या बात है, तुमने क्या किया है? हमारे घर में कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है? इन लोगों ने तुम्हें और इन दोनों आदमियों को क्यों पकड़ा हुआ है? तुम अंदर जाओ, अब्दुल करीम ने भराई हुई आवाज़ में कहा, और खलील भाई को बुलाकर कहो कि मेरी ज़मानत के लिए कोशिश करें। लेकिन अब्दुल करीम की बीवी अंदर नहीं गई। उसने पुलिस वालों पर नज़रें दौड़ाईं और फिर उसकी नज़र दुल्हा पर जम गई। आपकी इस टीम का सरबराह कौन है? उसने साफ शफाफ उर्दू में पूछा। मैं हूँ, दुल्हा ने जवाब दिया, और मेरा नाम जावेद है, मैं इंस्पेक्टर हूँ। मेरे शौहर को आप लोगों ने किस कसूर में गिरफ्तार किया है? उस औरत ने पूछा। जाली करेंसी रखने, चलाने और फरोख्त करने के इल्ज़ाम में, इंस्पेक्टर जावेद ने इत्मीनान से जवाब दिया। जाली करेंसी? औरत ने हैरत से कहा। आप क्या कह रहे हैं? मेरे शौहर का जाली करेंसी से क्या ताल्लुक? वो तो मार्बल की चीज़ों की एक्सपोर्ट करते हैं। वजह फरमाया आपने। इंस्पेक्टर जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही हैं, और या फिर आपके शौहर ने वाकई अब तक आपको धोखे में रखा हुआ था। इनका कोई कारोबार नहीं, सिर्फ जाली नोट चलाते हैं। जाली नोट चलाती हैं? औरत ने हैरत से कहा। लेकिन जाली नोट आते कहाँ से हैं? हमारे घर में कोई मशीन तो नहीं लगी हुई है? कहीं ना कहीं तो लगी होगी, इंस्पेक्टर जावेद ने जवाब दिया। और आप मुतमईन रहें, हम उसका भी सुराग लगा लेंगे। मैंने और तालूत ने उसके इन अल्फाज पर मायने खेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। इसका मतलब यह था कि इंस्पेक्टर जावेद बहुत ज़्यादा एहतियात से काम ले रहा था। वो अपनी ज़ुबान से ये कहना ही नहीं चाहता था कि पुलिस को इस प्रेस का इल्म है जहां जाली करेंसी छप रही है, और यह कि उस प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं हो सकता, अब्दुल करीम की बीवी ने कहा। वह एक पढ़ी लिखी और शाइस्ता औरत मालूम होती थी। आप लोगों को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मेरे शौहर इस किस्म के आदमी नहीं है, वो तो एक बिजनेसमैन है। ज़रूर किसी ने आपको गलत इतला दी है, यानी कि किसी तिजारती हरीफ ने इन्हें फंसाने की कोशिश की है। काश कि आपकी बात सच होती मोहतरमा, इंस्पेक्टर जावेद ने नरमी से जवाब दिया। लेकिन सूरत हाल वो नहीं है जो आप समझ रही हैं या हमें समझाना चाह रही हैं। हम आपके घर से काफ़ी मिकदार में करेंसी बरामद कर चुके हैं, और इन दोनों हजरात को आप देख रही हैं। इंस्पेक्टर ने हम दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो जानबूझकर हमनको की तरह इस सारे खेल को देख रहे थे। इंस्पेक्टर की तवज्जो दिलाने पर अब्दुल करीम की बीवी ने हम दोनों को देखा। तालूत को न जाने क्या शरारत सूझी कि उसने जल्दी से अपना दाएं हाथ उठाकर औरत को बावाज़े बुलंद अस्सलाम वालेकुम कहा। औरत ने घूरकर तालूत को देखा और उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। कौन है ये लोग? उस औरत ने पूछा। ये लोग जाली करेंसी के खरीदार हैं, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, और हमारे आने से कबल आपके शौहर नामदार ने भारी मिकदार में जाली करेंसी इनके हवाले की है और इसके एवज इनसे रकम वसूल की है। अब्दुल करीम की बीवी ने एक नफरत भरी निगाह हम लोगों पर डाली। फिर उसने अब्दुल करीम की तरफ देखा जो आंखें नीची किए खामोश बैठा था। उसने अब्दुल करीम से कोई बात नहीं की और खामोशी से एक सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मुझे दिल ही दिल में इस बात का यकीन आ गया कि उसको अब्दुल करीम के काले धंधे का कोई इल्म नहीं। बहरहाल थोड़ी देर में पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। मुशीरनामा तैयार हो गया, गवाहों के दस्तखत हो गए। गिरफ्तार शुदगान में हम तीनों के अलावा अब्दुल करीम का चौकीदार भी शामिल था। हम चारों अफराद को हथकड़ियाँ लगाकर बाहर लाया गया। एक पुलिस वैन तैयार खड़ी थी, हम चारों को उसमें सवार कर दिया गया। जिस वक्त हम लोगों को माँ हथकड़ियों के गेट से बाहर निकाला गया तो हमने देखा कि बाहर एक बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया था, और इसी मजमा में हमें वो पागल भी नजर आया जिसे हमने अब्दुल करीम के घर से काफ़ी फासले पर गन्ना चूसते देखा था। अब वो गन्ना नहीं चूस रहा था बल्कि मजमा के साथ खड़ा तमाशा देख रहा था, और इस पागल के बिल्कुल करीब कुर्ते शलवार में मलबूस एक शख्स स्याह चश्मा लगाए खड़ा था। वह बिल्कुल किसी तमाशबीन की तरह खड़ा हुआ था, लेकिन हमें उसे पहचानने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगी। वो डीएसपी मंजूर हुसैन था। वैन का दरवाज़ा खोलकर हम लोग अंदर बैठे और हमारे साथ कई मुसल्लह गार्ड्स अपनी अपनी राइफलें संभाल कर बैठ गए। उन्होंने वैन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वैन चल पड़ी। मैंने अब्दुल करीम के चेहरे पर एक नज़र डाली। अब्दुल करीम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे शक व शुबे की झलक नजर आई। शायद वो ये सोच रहा था कि उसके खिलाफ कोई मिली भगत की गई है और हम लोग पुलिस के ही एजेंट हैं। चौकीदार अब्दुल करीम के बराबर ही बैठा हुआ था। उसने हमें खूनी नज़रों से देखा। अरे अभी क्या देखता है भाई? चौकीदार से तालूत ने मुखातिब होकर कहा।
जिधर तुम है उधर ही हम है, जो हाल अपना होगा वही तुम्हारा भी होगा। तुम काय को आंखें निकालता है रे, जो होगा देखा जाएगा। हमें नहीं मालूम था कि वो कौन सी जगह थी जहां हमें ले जाया गया, लेकिन ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं था। जब हमें मुसल्ला पुलिस की निगरानी में वैन से उतारा गया तो हमने अपने आप को एक वसी मकान के लॉन के पास खड़ा हुआ पाया। इंस्पेक्टर जावेद के अलावा यहाँ मंजूर हुसैन भी मौजूद था। उसने हम चारों को अच्छी तरह देखा। बड़ी दिलचस्प बात थी, मंजूर हुसैन बेचारे के फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि उसके सामने जेर हिरासत कौन लोग मौजूद हैं। उसे भला क्या मालूम कि उसे सारी इतलात फराम करने वाले लोग ही उसके सामने मुलजिमों की तरह हथकड़ियाँ पहने खड़े हैं। तालूत ने मेरी तरफ देखा और मैंने तालूत की तरफ, और अचानक हम दोनों मुस्कुरा उठे। क्यों हंस रहे हो? इंस्पेक्टर जावेद ने आंखें निकालकर हमें गाली दी। सारा खाया पिया निकाल दूंगा। हंसने दो, मंजूर हुसैन ने कहा। रोने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। इस हंसनामे को उम्र रसीदा शख्स लॉन की तरफ से चलता हुआ आया और उसने मंजूर हुसैन और जावेद से सलाम दुआ की। आपको बड़ी जहमत हो रही है इफ्तिखार साहब, जिसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ, मंजूर हुसैन ने कहा। बस चंद घंटों की बात और है, इसके बाद हम लोग आपका मकान खाली कर देंगे। नहीं नहीं मंजूर साहब, भला इसमें जहमत की क्या बात है, इफ्तिखार ने जवाब दिया। मैं तो हुकूमत और कौम का मुलाजिम हूँ और हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। हमने भी हुकूमत और कौम की खिदमत के लिए ही ये सारा एहतमाम किया है, मंजूर हुसैन ने जवाब दिया। बात यह है इफ्तिखार साहब कि इस सारी कार्रवाई को निहायत खुफिया रखना मकसूद था। अगर हम मुलजिमों को थाने ले जाते तो इसमें ज़रा राज के अफशा हो जाने का खतरा था। चूँकि एक निहायत अहम कार्रवाई थी और अभी असल काम बाकी है, इसलिए आपको जहमत देनी पड़ी। ले जाओ इन्हें इस कमरे में, मंजूर हुसैन ने सिपाहियों को हिदायत दी, और तब मैं समझा कि हमें भी गालबन उसी मकान में लाया गया है जिसके एक कमरे में याकूब को बंद रखा गया है। सिपाही हम चारों को लेकर आगे बढ़ गए। बरामदे और एक कमरे से गुजरने के बाद हमें एक ऐसा कमरा नजर आया जिसके दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था और मुसल्ला सिपाही वहां पहरा दे रहे थे। इंस्पेक्टर जावेद हम लोगों के साथ साथ चल रहा था। दरवाजे पर मुतय्यन सिपाहियों ने उसे देखते ही सलूट किया। दरवाज़ा खोलो और इन चारों को भी अंदर कर दो, इंस्पेक्टर जावेद ने हुक्म दिया। सिपाहियों ने उसके हुक्म की तामील की और फौरन दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक कुर्सी पर याकूब अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े हुए बैठा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने सर ऊपर उठाया और हमें देखा। जाहिर है वो इनामुल्लाह और सुलेमान को नहीं पहचानता था, लेकिन अब्दुल करीम और उसके चौकीदार को देखकर वो एकदम खड़ा हो गया। ओह, तो गोया इन लोगों के हाथ तुम तक भी पहुंच गए, याकूब ने अफसरदा लहजे में कहा। मुझे पहले ही शुबा था कि जब मैं पकड़ा गया तो तुम लोग भी बच नहीं सकोगे। नामालूम क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आता। सिपाहियों ने हमें घेरे में लेकर हमारे हाथों की हथकड़ियों को खोला और हमें भी अंदर धकेल कर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब हमने इस कमरे को अंदर से गौर से देखा और तब हमें एहसास हुआ कि इस कमरे को पहले से इस मकसद के लिए तैयार किया गया है। इसमें फर्श पर एक मोटी सी दरी बिछी हुई थी और चंद कुर्सियां रखी हुई थी। इसके अलावा फर्नीचर नाम की कोई चीज़ यहाँ मौजूद नहीं थी। एक तरफ लोहे के एक स्टैंड पर पानी का एक बड़ा सा मटका रखा हुआ था और इसके साथ एक गिलास मौजूद था। कमरे में दाखिले के दरवाजे के अलावा एक तरफ का एक छोटा सा दरवाज़ा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसे मुल्हिक का बाथरूम का दरवाज़ा होना चाहिए। हम यहाँ रुकेंगे नहीं, तालूत ने मेरे कान में चुपके से कहा, और अब्दुल करीम और उसका चौकीदार दोनों हमारी तरफ मुश्तबा नज़रों से घूरने लगे। साफ जाहिर था कि उन्हें हमारी ये सरगोशियों की बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, लेकिन मैंने और तालूत ने इसकी कोई परवाह नहीं की और तालूत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरा बाहर निकलना तो कोई मसला नहीं, अलबत्ता तुम्हारे लिए कोई नई राह निकालनी पड़ेगी। अच्छा यूं करो, चलो देखें इस दरवाजे के पीछे क्या है। और मैंने आगे बढ़कर वो छोटा दरवाज़ा खोल दिया। वो तवक्को के मुताबिक बाथरूम था। इसमें बाहर की तरफ भी एक छोटा दरवाज़ा मौजूद था जो शायद जमादार वगैरह के अंदर आने के लिए बनाया गया था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। काम हो गया, तालूत ने आहिस्ता से कहा। बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लो और मख्फी हो जाओ। मैं जब बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रहा था तो कमरे में मौजूद बाकी कैदी हैरत से मुझे देख रहे थे। अब्दुल करीम के चौकीदार से जब्त ना हो सका और वो पूछ ही बैठा, ये तुम दोनों आदमी अंदर क्या कर रहे हो, दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? लेकिन उसका जुमला पूरा होने से पहले ही मैं दरवाज़ा अंदर से बंद कर चुका था और फ़ौरन ही हम दोनों मख्फी हो गए। मैंने अंदर से दरवाजे की चिटखनी लगा दी ताकि कोई और अंदर दाखिल ना हो सके। मैंने बाथरूम के बैरूनी दरवाजे को दबा के देखा। वो बाहर से बंद था, यकीनन इसमें ताला भी लगा होगा। बस मैं इसे 1 सेकंड में खोलता हूँ और फिर हम दोनों बाहर होंगे, तालूत ने कहा, और अगले लम्हे दरवाज़ा खुल गया। हम दोनों हवा के झोंके की तरह बाहर निकल गए। ये दरवाज़ा एक बरामदे में खुलता था। तालूत ने दरवाजे को उसी तरह खुला छोड़ दिया। मैं इन लोगों को ज़्यादा हैरत में मुब्तला नहीं करना चाहता। तालूत ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे कान में सरगोशी की। इसीलिए मैंने इस बैरूनी दरवाजे को खुला छोड़ दिया है ताकि ये लोग समझ सकें कि हम दोनों किसी न किसी तरकीब से यह दरवाज़ा खोलकर फरार हो गए हैं। अब हम दोनों उस बरामदे से घूमकर दोबारा उस कमरे के दरवाजे के सामने आ गए जिसमें अभी हम कैद थे। दरवाजे पर मुसल्ला सिपाही हस्बे मामूल तैनात थे। उससे अगले कमरे में जो एक छोटा सा ड्राइंग रूम था, मंजूर हुसैन, जावेद, इफ्तिखार और एक एएसआई बैठे हुए चाय पी रहे थे। अच्छा इफ्तिखार साहब, मंजूर हुसैन ने चाय ख़त्म करके उठते हुए कहा, अब हम चलेंगे।
फिलहाल हम सबसे पहले लाए जाने वाले कैदी को अपने साथ ले जा रहे हैं और रात तक बाकी मुलजिमान को भी ले जाएंगे। आपको सिर्फ चंद घंटों की जहमत और गवारा करनी होगी। जब जी चाहे ले जाएं, आपकी अमानत है। इफ्तिखार ने हंसते हुए कहा और सब लोग उठ खड़े हुए। मंजूर हुसैन, जावेद और एसआई कमरे के दरवाजे के सामने आए और मंजूर हुसैन ने एसआई से कहा, कैदी नंबर 1 को बाहर निकाल लो और उसे हथकड़ी लगा दो। यस सर, एसआई ने जवाब दिया और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। चंद सिपाही दरवाज़ा रोककर खड़े हो गए और एसआई एक सिपाही के साथ, जिसके पास हथकड़ियाँ मौजूद थी, अंदर दाखिल हो गया। याकूब एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से सख्त अफसुर्दगी और खौफो हरास झलक रहा था। एसआई के इशारे पर सिपाही ने याकूब को हथकड़ी लगा दी। अचानक एसआई जैसे चौंक पड़ा। वो दोनों आदमी कहाँ हैं? उसने बराह रास्त अब्दुल करीम से पूछा। उस बाथरूम में घुस गए थे। अब्दुल करीम ने बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके बाद अब तक बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। एसआई परेशान हो गया। उसने फौरन बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, किसी ने नहीं खोला। ज़ाहिर कौन खोलता? इस असना में मंजूर हुसैन और जावेद भी अंदर आ चुके थे। एसआई ने उन्हें इस सूरत हाल से आगाह किया। कैदी नंबर 1 को बाहर निकाल कर वैन में बिठाओ, मंजूर हुसैन ने जल्दी जल्दी से कहा, और वैन का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दो। 2 आदमी जाकर बाथरूम के बैरूनी दरवाजे को देखो, जल्दी दौड़ो। इस कमरे को बाहर से लॉक कर दो। मंजूर हुसैन की हदायत पर चंद लम्हों के अंदर अंदर अमल हो गया। याकूब को बाहर निकालकर कमरे को फौरन लॉक कर दिया गया। याकूब को कई सिपाही लेकर वैन तक पहुंचे, जो घर के अहाते में खड़ी हुई थी, और उसे वैन में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। एक मुसल्ला सिपाही वैन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। इस असना में 2 सिपाही पिछले बरामदे की तरफ भागते हुए चले गए थे, जहां बाथरूम का बैरूनी दरवाज़ा खुलता था। चंद ही लम्हों के बाद वो भागते हुए वापस आए और उन्होंने फूली हुई सांसों के साथ इतला दी, बाथरूम का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर कोई भी नहीं। क्या कहा? मंजूर हुसैन ने किसी बिफरे हुए शेर की तरह धाड़ कर कहा, मैंने खुद उस दरवाजे में अपने सामने बाहर से ताला लगवाया है। उस ताले की चाबी अब भी मेरी जेब में मौजूद है, ये देखो। उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर दिखाते हुए कहा। वो लोग किस तरह दरवाज़ा खोलकर निकल गए? जल्दी करो, उनको तलाश करो। जावेद, किसी को मेरी गाड़ी में भेजो और 4 आदमियों को मोटरसाइकिलों पर दौड़ा दो। आनन फानन एक हलचल मच गई। लोग फौरन इधर उधर भाग पड़े। मोटरसाइकिलों की आवाज़ों से सारा मकान गूंज उठा। मंजूर हुसैन सख्त परेशान नजर आ रहा था। इफ्तिखार भी वहां पहुंचा और वो दोनों मसरूफ़े गुफ्तगू थे। इफ्तिखार भी इस बात पर सख्त हैरान था कि बाहर से लगे हुए ताले को किस तरह खोलकर 2 मुलजिम फरार हो गए। हम लोग अपनी मख्फी हालत में बड़ी दिलचस्पी के साथ ये मंजर देख रहे थे। जावेद भी हैरान हैरान नज़रों से चारों तरफ देख रहा था। ज़रा देर में पुलिस की मजीद कमिक पहुंच गई और इसके साथ ही मंजूर ने उस वैन के ड्राइवर को, जिसमें याकूब बंद था, चलने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। अब सिपाहियों के एक दस्ते के साथ, जो पुलिस की 2 जीपों पर मुश्तमिल था, मंजूर हुसैन और जावेद रवाना हुए। मंजूर हुसैन पुलिस की गाड़ी में था और उसके साथ ही जावेद बैठा हुआ था। बिलाखिर सबसे पहले मंजूर की गाड़ी याकूब के दरवाजे पर जाकर रुकी। फौरन ही करीब खड़ी हुई किसी कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से 2 लेडी कांस्टेबल्स उतर कर आ गईं और उन्होंने मंजूर हुसैन और जावेद को सलाम किया। मंजूर हुसैन की गाड़ी के पीछे पुलिस वैन थी। उसमें से याकूब को उतारा गया, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थीं, और फिर सारे पुलिस वाले उतर पड़े। इस अजीबोगरीब मंजर को देखकर सारे इलाके में जैसे गदर मच गया। मंजूर ने गेट पर लगी हुई बेल बजाई। इसकी ज़रूरत नहीं है, याकूब ने मुर्दा आवाज़ में कहा। गेट अंदर से बंद नहीं होगा, घर का अंदरूनी हिस्सा अंदर से बंद होता है। मंजूर हुसैन ने गेट को धक्का दिया और गेट खुल गया। 2 सिपाही याकूब की हथकड़ी की जंजीर थामे हुए थे। सारा काफिला अंदर दाखिल हो गया। इस असना में याकूब की बीवी बरामदे में आ चुकी थी और लोहे की ग्रिल के पीछे से यह हैरतनाक मंजर देख रही थी। मंजूर हुसैन ने मोहल्ले के 2 आदमियों को अपने साथ ले लिया था। दरवाज़ा अंदर से खोल दीजिए खातून, मंजूर हुसैन ने शाइस्ता लहजे में कहा। याकूब की बीवी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वह सख्त परेशान नजर आ रही थी। उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। सब लोग याकूब समेत अंदर दाखिल हो गए। मंजूर हुसैन ने याकूब को बरामदे में पड़े हुए एक सोफे पर बिठाने का हुक्म दिया और खुद उसके सामने वाले दूसरे सोफे पर बैठ गया। मिस्टर याकूब, मंजूर हुसैन ने पहली बार याकूब से बराह रास्त मुखातिब होते हुए कहा, मेरा नाम मंजूर हुसैन है और मैं पुलिस का डीएसपी हूँ। ये मेरे साथ इंस्पेक्टर जावेद हैं। उसने जावेद की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेहतर होगा मिस्टर याकूब कि आप हमारे साथ ताउन करें और अपने लिए ज़्यादा सख्तियों को दावत ना दें। आप मुझसे क्या चाहती हैं? याकूब ने मरी हुई आवाज़ में कहा, अपने उस प्रेस की निशानदेही कीजिए जिसमें आप 100 रुपये के जाली नोट छापते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी ज़ुबान से इकरार कर लें। मैं चाहता हूं कि आप खुद बोलें। मुझे ऐसे किसी प्रेस का कोई इल्म नहीं और ना मैं जाली नोट छापता हूं। याकूब ने ऐसी आवाज़ में जवाब दिया जो शायद खुद उसके अपने लिए भी अजनबी थी, और इसके साथ एक बार फिर उसकी निगाह अपनी बीवी के चेहरे पर उठ गई, जो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ मालूम हो रहा था। उसकी बीवी बिल्कुल खामोश थी। अगर आप अब भी झूठ बोलने पर मुसर हैं तो आपकी मर्जी, मंजूर हुसैन ने कहा। वैसे मैं ये आपको बता दूं कि हमें इस बात का अच्छी तरह इल्म है
कि ये प्रेस आपके घर में मौजूद है और हम इसके मोहल्ले वकूअ से भी पूरी तरह वाकिफ़ हैं। अगर आपका ये दावा है तो फिर आप खुद ही उसे क्यों नहीं तलाश कर लेते? याकूब ने कड़वे लहजे में जवाब दिया। तो फिर आइए मेरे साथ, मैं आपको आपका प्रेस दिखा ही दूं। याकूब को शायद इसकी तवक्को नहीं थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उठिए याकूब साहब। और याकूब ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। उसकी दोनों टांगें बुरी तरह कांप रही थी और तब सब लोगों के सामने पुलिस वालों की मौजूदगी में याकूब की बीवी की आंखों से बेबसी के आंसुओं की धारें बह निकली। वो बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी जुबान से बेसाख्ता ये अल्फाज अदा हो गए, मैं इसी दिन के लिए रोती थी। मुझे तो मालूम था कि एक ना एक दिन ये होना ही है, मगर तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। गोया खातून, आप इस बात का एतराफ़ कर रही हैं कि आपके शौहर जाली करेंसी छापने का कारोबार करते हैं? याकूब की बीवी ने मंजूर हुसैन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ खामोशी के साथ सिसक सिसक कर रोती रही। याकूब को सिपाहियों ने सहारा देकर खड़ा करना चाहा, लेकिन वो दोबारा सोफे पर बैठ गया और उसने बिल्कुल खोखली आवाज़ में कहना शुरू किया, ठीक है डीएसपी साहब, आपको प्रेस का मोहल्ले वकूअ मालूम है तो आप जाकर उसे देख लीजिए। नीचे तय खाने में प्रेस मौजूद है। मैं उसकी मौजूदगी से कैसे इनकार कर सकता हूँ, लेकिन मेरी टांगों में अब वहाँ तक जाने की शक्कत मौजूद नहीं। आप खुद तलाशी ले लीजिए। मंजूर हुसैन उठ खड़ा हुआ। हम उसे प्रेस के मोहल्ले वकूअ के बारे में पहले ही बता चुके थे। मंजूर हुसैन, जावेद, मोहल्ले के दोनों गवाहों और चंद सिपाहियों को लेकर अंदर रवाना हुआ। बाकी सिपाही बरामदे में याकूब के पास ठहर गए। मंजूर हुसैन की रहनुमाई में छापामार पार्टी बिल्कुल सही सिमत में जा रही थी। बिल आखिर वो स्टोर के दरवाजे पर पहुंच गए जिसमें ताला लगा हुआ था। याकूब के पास जाओ और उसे कहो कि इस ताले की चाबी दे दे, वरना हमें ताला तोड़ना पड़ेगा, मंजूर हुसैन ने जावेद से कहा और जावेद वहां से चला गया। चंद मिनट के बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में चाबी थी। अच्छा, मंजूर हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने चाबी दे दी? मेरे ख्याल में वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि अब किसी किस्म की मुजाहमत करना बेकार है, जावेद ने कहा। मेरे तलब करने पर उसने बड़ी खामोशी से चाबी मेरे हवाले कर दी। ताला खोल दो, मंजूर हुसैन ने जावेद से कहा और उसने चाबी से ताला खोल दिया। सब लोग अंदर दाखिल हो गए। रद्दी अखबारों से लदे हुए कालीन को मंजूर हुसैन के हुक्म पर घसीट कर एक तरफ किया गया और उसके नीचे से तख्ता नमूदार हो गया। कुंडा खींचा गया और तख्ता ऊपर उठ गया। तय खाने की सीढ़ियां नीम तारीकी में नजर आ रही थी। जावेद ने अपनी जेब से सिगरेट लाइटर निकाल कर जलाया और इसकी मध्यम रोशनी में उन्हें सीढ़ियों के करीब दीवार में लगा हुआ स्विच नजर आ गया, जिसे दबाते ही तय खाने में रोशनी हो गई। सब लोगों के साथ हम भी नीचे उतर गए। ओफो, मंजूर हुसैन की जुबान से बेसाख्ता निकला, यहाँ तो पूरा गवर्नमेंट प्रेस लगा हुआ है। और फिर उन लोगों ने एक एक चीज़ का जायजा लेना शुरू किया। जावेद तमाम मोटी मोटी चीज़ों की फहरिस्त तैयार करने लगा। कमरे में छपे हुए जाली नोटों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उन लोगों ने तकरीबन 1 घंटा तय खाने के अंदर गुजारा और इसके बाद वापस आ गए। कमरे को सील कर देने के बाद ये लोग दोबारा इस जगह वापस आए जहां याकूब, उसकी बीवी और दीगर सिपाही वहां बैठे हुए थे। मैंने तालूत के कान में चुपके से कहा, बस यार, अब अपना काम तो पूरा हो गया। अब इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ो और घर का रास्ता पकड़ो। इस कार्रवाई में हमें कोई किरदार अदा नहीं करना। ठीक कहते हो, तालूत ने कहा। चलो अब वापस चलते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों बाहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद हम दोबारा उस जगह पहुंच गए जहां हमने अपनी कार खड़ी की थी। कार उसी तरह खड़ी हुई थी। हम दोनों अपने असल हुली में वापस आ गए और गाड़ी में बैठकर घर रवाना हो गए। अपनी मुहिम की कामयाबी पर मैं और तालूत दोनों ही बहुत खुश थे।